नमस्कार बच्चों। तो आज हम हिस्ट्री सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जहाँ तक मैंने आपको स्पष्टीकरण करवाया उस चीज़ को हम समझते हुए चलेंगे। और इतिहास को पढ़ने की कला ही यही होती है कि आप उस चीज़ को जोड़ते चलिए। ठीक है। तो आपको मैंने सबसे पहले उनका पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट बनाया। ठीक है, कि कैसे उन्होंने जो है अपने पॉलिटिकल उसको स्टेबल किया। उसके अलावा जो है मैंने आपको इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में बताया कि उन्होंने कैसे जो है जो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया का इकोनॉमिक्स जो रिफॉर्म्स था वो क्या था, कैसे उन्होंने जो है अपने इकोनॉमिकल सेक्शन को मजबूत करने की कोशिश की, किस तरह से उन्होंने मजबूत किया। ठीक है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक गठन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति क्या थी। अब सबसे पहले इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने 1784 की बात की थी कि जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। ये कब की बात थी? 1784 की, 1784 की। तो सबसे पहले तो कंपनी ने भारत की जो स्थिति है, अपने इलाकों का प्रशासन भारतीयों के हाथ में छोड़ दिया था। तब उसकी गतिविधियां देखरेख तक ही सीमित रह गई थी। मगर जल्द ही उसने यह समझ लिया कि ये जो प्रशासनिक जो भी पुराने तौर तरीके हैं उनका अनुसरण करने के लिए ब्रिटिश उद्देश्य ठीक से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम भारतीयों के पास ये चीज़ दे देंगे तो हो सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव हमारा है, जिस एम से हम भारत में आए हैं, वो एम कभी भी कंप्लीट ना हो, वो एम पूरा ही ना हो। तो वो ये चीज़ भी सोचते रहे। ठीक है। तो उन्होंने जो है फिर अपने हिसाब से, अपनी नई आवश्यकताओं, नए अनुभवों, नए विचारों के हिसाब से जो है उन्होंने जो है उसमें बहुत सारे परिवर्तन करते गए। अब परिवर्तन करते गए तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कि ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रशासनिक गठन को पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया, जो एस्टेब्लिशमेंट किया उस एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें सबसे पहली चीज है नागरिक सेवा, जिसे आप सिविल सर्विस कहते हैं। तो सिविल सर्विस का जन्मदाता जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जैसा कि पहले के उसमें हम देख चुके हैं। ठीक है, तो हमने पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, जब शुरुआत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तो तो व्यापार जो है वो कर्मचारियों के जरिए से ही होता था। जो भी कर्मचारी थे उनके जरिए होता था। तो कर्मचारियों को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, मगर उन्हें अपना निजी व्यापार करने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, अब कर्मचारियों के जरिए ही था। शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उस समय उन्होंने कर्मचारियों के ही जरिए जो है यहाँ पर व्यापार करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर जो है जब उनकी मजदूरी कम थी उन कर्मचारियों की, तो फिर जो है उनको निजी व्यापार करने की भी जो है इजाज़त नहीं थी। तो बाद में जब कंपनी एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई तब उन्हीं कर्मचारियों ने प्रशासनिक कार्य करने आरंभ किए। अब जैसे जैसे वो जो है वो एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लग गई तो फिर इन्हीं कर्मचारियों ने प्रशासनिक कार्य आरंभ कर दिए। अब भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क थे वो भी होने स्टार्ट हो गए। वे तब अत्यंत भ्रष्ट हो गए। अब पहले तो उनको जो है मजदूरी दी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने प्रशासन को ही अपने हाथ में ले लिया, प्रशासनिक काम करने लग गए, तो वो और अधिक भ्रष्ट हो गए और अधिक करप्ट होने लग गए। स्थानीय बुनकरों और दस्तकारों, सौदागरों और जमींदारों का उत्पीड़न कर, राजाओं और नवाबों से घूस और नजराना एक ऐंठ कर, गैर कानूनी निजी व्यापार के जरिए उन्होंने अकथनीय संपदा इकट्ठी की थी। और उसके बाद वो जो है सेवानिवृत्त होकर इंग्लैंड चले गए।
अब देखिए आप, इन्होंने क्या किया, एक प्रशासनिक गठन किया। जो पहले मजदूरी लेते थे, जो कर्मचारी पहले मजदूरी लेते थे, वही बाद में जो है प्रशासनिक कार्य करने लग गए। और जब प्रशासनिक कार्य करने लग गए तो वो घूस खाने लग गए, राजा नवाबों से भी घूस जो है घूस खाने लग गए। उसके अलावा जो उन्होंने बुनकरों, दस्तकारों, सौगातों सौदागरों सॉरी और जमींदारों, उन सब का जो है उत्पीड़न करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने इतनी ज्यादा संपदा इकट्ठा कर दी, मतलब जो बेपनाह संपदा बोल सकते हैं आप, वो इकट्ठा कर दी। और उसके बाद सेवानिवृत्त, जैसे ही रिटायर्ड हो जाएं उसके बाद जो है इंग्लैंड चले जाए। तो क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग ने उनके भ्रष्टाचार को समाप्त करने के प्रयास किए, मगर वे इस काम में आंशिक रूप से ही सफल रहे। थोड़ा बहुत सफल हुए होंगे, उसके बाद ज्यादा नहीं। ठीक है, किसने किया था? क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग ने। अब कॉर्नवालिस जो 1786 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, वो प्रशासन को स्वच्छ रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। मगर उसने महसूस किया कि कंपनी के कर्मचारी तब तक ईमानदारी और कुशलता पूर्वक काम नहीं कर सकते जब तक उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाए। हाँ, ये सबसे बड़ा रीजन उसने जो है ढूंढ निकाला। जो चीज कॉर्नवालिस और सॉरी जो चीज रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग नहीं कर पाए, वो चीज ये कर गया। कौन? कॉर्नवालिस। ठीक है, अब कॉर्नवालिस जो है उसने देखा कि भाई कि इनको जब तक सही वेतन नहीं मिलेंगे तब तक ये तो ऐसे ही करते रहेंगे, ये तो भ्रष्ट ही बने रहेंगे फिर है। तो फिर इसीलिए उसने निजी व्यापार तथा अफसरों द्वारा नजराने और घूस लिए जाने के खिलाफ सख्त कानून बनाए, और साथ ही उन्हें कंपनी के कर्मचारियों के वेतन भी बढ़ा दिए। उदाहरण के लिए जिले के कलेक्टर का वेतन 1500 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया। अब ये उस जमाने की बात है। ठीक है, तो जिले का जो जिला जिसे डीएम आप बोलते हैं, जिला कलेक्टर को जो है 1500 रुपये तक की एक प्रति माह रुपए निर्धारित कर दिए। इसके अतिरिक्त उसने अपने जिले की कुल वसूल की गई राजस्व रकम का 1% दिया जाना तय हुआ। वस्तुतः कंपनी की नागरिक सेवा संसार में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली सेवा हो गई। और कॉर्नवालिस ने यह भी निर्धारित किया कि नागरिक सेवा में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होगी, जिसके सदस्य बाहरी प्रभाव से मुक्त रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि कोई अपना ही लगा दिया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो सिविल सर्विसेज होगी उसमें जो है, जो भी नागरिक सेवा होगी उसमें जो है वो कोई वरिष्ठतम अधिकारी, मतलब उसको जो उसकी वरिष्ठता होगी उसी के आधार पर उसे प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज खोला, जो फोर्ट विलियम आज भी है। ठीक है, जो कि कोलकाता जिसे आप कहते हैं, कलकत्ता पहले बोलते थे। ठीक है, तो वहाँ पर उसने उनके प्रशिक्षण के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर जो है वो चीज़ एक कॉलेज वहाँ पर खोल दिया। कंपनी के निदेशकों ने उसकी कार्रवाई को पसंद नहीं किया और 1806 में उन्होंने कलकत्ता के कॉलेज की जगह इंग्लैंड के हैलीबरी के अपने ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण का काम आरंभ किया। अब जब कंपनी को लगा कि यार फोर्ट विलियम कॉलेज खोल के बैठ गया, तो फिर वो उसके विरोध में हो गए, उनको उसकी कार्रवाई पसंद नहीं आई। और फिर जो है उन्होंने जो है अपना एक इंग्लैंड में ही जो है उसने एक हैलीबरी के अपने ईस्ट इंडिया कॉलेज में ही प्रशिक्षण का काम कर दिया उन्होंने। तो 1853 तक नागरिक सेवा में सारी नियुक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक करते रहे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को खुश करने के लिए उन्हें कुछ नियुक्तियां करने का मौका दिया, और निदेशकों ने इस लाभप्रद और बहुमूल्य विशेषाधिकार को बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष किया। जब संसद ने उनके अन्य आर्थिक और राजनीतिक विशेषाधिकारों को छीन लिया, तब भी उन्होंने इस विशेषाधिकार को छोड़ने से इनकार कर दिया। तो इसी तरह से उन्होंने जो है अपने प्रशासनिक गठन को जो है हमारे देश में जो है सुचारू रूप से चलाया। अब सुचारू रूप से चलाने के पीछे कुछ रीजन भी रहे होंगे, कुछ कारण भी रहे होंगे, जो कि कारण आप लोगों को मैंने पहले उसमें समझा चुका हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि प्रशासनिक गठन को कैसे उन्होंने जो है एस्टेब्लिशमेंट किया। अब इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियाँ क्या थी उनकी। ठीक है,
तो इसको मैं आपको अगले वीडियो सीरीज में जो है इसको कवर करवाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साथ में शेयर कीजिए, और चैनल पर जो है आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी जाके आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और अच्छे बेहतर ढंग से मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ में आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।